नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज घटना चक्र के प्रीलिम्स के सीरीज के तौर पर लेक्चर 2 है। पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक कराया था जो सेक्शन 1, 2, 3 से रिलेटेड थे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के, और उन्हीं के क्रम में आज आगे देखा जाएगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख। मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही खतरनाक शब्द है, बहुत ही क्लिष्ट वर्ड माने जाते हैं, ये उनको देख करके ही परेशान हो जाते हैं। तो आई विल डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, तो देर इज नो नीड ऑफ एनी वरी अबाउट द हिंदी वर्ड्स के बारे में। धातु पट्ट, मेटल प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। धातु का मतलब मेटल, यानी मेटल प्लेट्स या रॉक्स पर या शिला पर लिखा हुआ यदि कोई राइटिंग्स है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो ये क्या है? एक तथ्य है, एक दस्तावेज है, एक राय है, एक हेतुक है। तो वेदर इट इज अ फैक्ट, वेदर इट इज अ डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज अ ओपिनियन, वेदर इट इज अ मोटिव, तो ये क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट की परिभाषा जब आप पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन क्लास में, तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर, बाय वर्ड्स, बाय फिगर्स, बाय साइन, बाय मार्क्स, या एक से अधिक साधनों के द्वारा यदि कोई चीज डिस्क्राइब किया गया है या उसे एक्सप्रेस किया गया है, तो वो क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो रॉक क्या है? यहां पे सब्सटेंस है। मेटल प्लेट क्या है? सब्सटेंस है। और उस पर यदि कुछ लिखा गया है, कुछ एक्सप्रेस किया गया है बाय वर्ड्स, बाय साइन, बाय लेटर्स, बाय फिगर्स, बाय मार्क्स, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन मेटल प्लेट या रॉक्स पर। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो अशोक स्तंभ में जो लिखी हुई बातें हैं, जो पिलर्स पे, अशोक के पिलर्स पे जो बातें लिखी गई हैं, वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। किसी वॉल पर यदि कोई चीज लिखी गई है, वो क्या बन जाता है? आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। किसी भी मेटल पर यदि कोई बातें लिखी गई हैं, तो वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सोने का है, चांदी का है, सिल्वर का है, गोल्डन का है, या आपका आयरन का है, उस पर यदि आपने कोई चीज लिखी है, तो वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट है। किसी वॉल पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, वो क्या हो गया? आपका डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है द डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन। न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है। इसमें क्या शामिल है? इसका ऑप्शन ये, एक लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिला पर उत्कीर्ण लेख। तो ये जनरली क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो आपके क्या पूछा गया है? एविडेंस के बारे में। और मैंने आपसे बताया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में दो तरीके के एविडेंस की बात की गई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंक्वायरी से रिलेटेड मैटर्स में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शन के लिए वो सारे दस्तावेज, जिसमें इंक्लूड है क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑल्सो। तो एनी डॉक्यूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन, दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहां पे कह रहा है क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। उपहासांकन, जो कैरिकेचर्स होता है, उसे दिया जा सकता है। शिला पर उत्कीर्ण लेख, यह भी डॉक्यूमेंट्स में आता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक, तो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? चारों हो जाएंगे, प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी राइटिंग्स जो है उसे भी देख सकते हैं आप, कैरिकेचर्स जो है उसे भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स उसे भी दिया जा सकता है, शिला पर उत्कीर्ण लेख जो है उसे भी दिया जा सकता है ना? यस। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। बोलो भैया आगे। किसे सबूत नहीं माना जाता है?
किससे सबूत नहीं माना जाता? शपथ पत्र है, गवाहों के बयान है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज है। किससे सबूत नहीं माना जाएगा? तो ये क्या है? गवाहों के बयान। गवाहों के बयान। एनी स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अ विटनेस विच इज अलाउड आर परमिटेड बाय अ कोर्ट, यानी विटनेस के द्वारा यदि कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है और जिसे कोर्ट क्या करता है? अलाउ करता है, तो वो क्या माना जाता है? ओरल एविडेंस माना जाता है। एविडेंस की परिभाषा में सीधे सीधे लिखा हुआ है ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल एविडेंस यही होता है ना कि विटनेस के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है और जिसे कोर्ट उसे परमिट करता है या अलाउ करता है, वो क्या है आपका? ओरल एविडेंस। तो इसे तो दिया जा सकेगा भाई। और दूसरा क्या है कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये आपका क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। और न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज, ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। दिस इज ओरल एविडेंस, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल्सो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और इन तीनों को क्या किया जा सकेगा? प्रस्तुत किया जा सकता है, विच कैन बी एड्यूस आर प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो एफिडेविट्स को नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि एफिडेविट्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट आपका लागू नहीं होता है। कहां पे? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मामलों में जो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 19 के अंतर्गत जब तक उन्हें परमिट ना किया गया हो। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा? नहीं माना जाता है, तो ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती? अब ये क्या कह रहा है आपका? ये एविडेंस की परिभाषा दे रहा है। किसकी परिभाषा दे रहा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है? अंडर विच सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो प्रोवाइड करती है, जिस प्रोविजन करती है क्या? न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज, यानी ऑल डॉक्यूमेंट्स विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शंस विच इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स के जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती है। और ये एविडेंस की क्या है? परिभाषा है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, यही तो बताया गया। और ये कहां बताया गया? सेक्शन 3 में बताया गया है। कहां पे बताया गया है? डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा किसमें बताया गया? मेरे भैया है? हाँ, तो आप जरा देखो यहां पे ऑप्शन तो देखो। ये 4 होगा, ऑप्शन इज नो। 61 में, 91 में, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 में यह कहा गया है कि द प्रूफ ऑफ द आर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आइदर कैन बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस आर अ सेकेंडरी एविडेंस। तो ये बात जो लिखी गई है ये सेक्शन 3 में लिखी गई है। कहां पे लिखी गई है? सेक्शन 3 के एविडेंस की परिभाषा में लिखी गई। खोलिए, और वहां पे ये बात सीधे सीधे बता रहा है आपका। ठीक है, नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा यहां पे? नन ऑफ द अबव। सेक्शन 3 में एविडेंस की परिभाषा में पहली परिभाषा जो बता रही है आपकी ओरल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। और ये क्या है आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 3 में परिभाषित किया गया है। क्लियर है बेटा? तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। इज इट क्लियर? अब देखो धारा 4 में जो है वो क्या कह रहा है? मैं आपसे बार बार कहता हूं, सेक्शन 4 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? मे प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है, सेल्फ प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। इज इट क्लियर? 61 जो है ये क्या कहता है? कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आइदर कैन बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। और 91 क्या कह रहा है कि ओरल एविडेंस एक्सक्लूड किया जाएगा। ओरल एविडेंस को क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। बोलो भैया, कहां पे? बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ये 91 की बात कर रहा है आपका। चले आगे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव। चलिए, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया था? एनी फैक्ट विच हैव अ प्रोबेटिव फोर्स, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें प्रमाणकारी बल होता है, प्रमाणकारी बल होता है। एनी फैक्ट
विच हैव अ प्रोबेटिव फोर्स, वो क्या कहलाता है आपका? साक्ष्य कहलाता है। तो एविडेंस को डिफाइन करते हैं कौन? सामंत। कौन कर रहा है? सामंत डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें प्रमाणकारी यानी जो जिसको क्या कर दे, प्रूव कर दे, ऐसा तथ्य जो है वो क्या कहलाता है आपका? एविडेंस कहलाता है, साक्ष्य कहलाता है। और ये डेफिनेशन किसकी है? आपकी सामंत की डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यहां पे क्या कह रहा है कि प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को क्या करता है? इंक्लूड करता है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है, ये क्या है आपका? डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये आपकी परिभाषा में सेक्शन 3 में ही बता दिया गया है। ठीक है, मौखिक हो नहीं सकता है, मॉडर्न एविडेंस कुछ है नहीं जैसा। चलिए भैया, ये सीसीटीवी कैमरा फिल्म, यहां पे क्या बताया गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया था कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? ठीक है, सीसीटीवी कैमरा की फिल्म टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया है। टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, नहीं आ रहा है? चलो मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो है ये पहला ऑप्शन आपका जो है, ठीक है, ए बी सी डी, तो कौन सा नहीं दिखा? डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, आगे चले। ये वाला दिख रहा है? कट रहा है? चलो छोटा करो, कैसे छोटा कट जा रहा है नीचे वाले। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और ये मैं कई बार आपसे सीआरपीसी पढ़ाते समय बता चुका हूं। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। और सारभूत साक्ष्य का क्या मतलब होता है? कि जिसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती हो। तो यहां पे ये पूछा गया है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, और इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो इसका इंफॉर्मेंट है, जो इसको दिया है, इस बात को क्या किया जा सकेगा? प्रूव किया जा सकेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य में बताया गया है। कहां पे बताया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है, मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य में यह बताया गया है कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये वही बात है आपकी। देख लो एक बार अंग्रेजी मीडियम वालों जरा, है? अब इसमें थोड़ा सा और करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। बोलो, तो ये बात सही है। दूसरा देखते हैं, द सर्कमस्टेंसेस शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर। यस, इट्स करेक्ट। एंड ऑल द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस। बोलो भैया, all the facts so established should be consistent। जो भी फैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है उसे कंसिस्टेंट होना चाहिए ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट एंड
इनोसेंस। ये बात गलत है भाई साहब, यानी हाइपोथेसिस गिल्ट के लिए भी हो और इनोसेंस के लिए भी हो, एक बात। चौथा, द सर्कमस्टांसेस शुड टू अ मोरल सर्टेनिटी एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ द गिल्ट ऑफ एनी पर्सन अदर देन द एक्यूज्ड। ये करेक्ट है आपका। यहां पे तीसरे ऑप्शन पे जरा देखिए, तीसरे ऑप्शन पे विचार करिए, क्या कह रहा है कि हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस। ये तीसरा ऑप्शन यहां पे गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए, गिल्ट और इनोसेंस। बोलो भाई, तो एक ही हाइपोथेसिस है जो गिल्ट भी कर रही है और इनोसेंस भी कर रही है, ये तो गड़बड़ हो गई बात ना। चाहे ठंडी भी है चाहे गर्म भी है, हाउ इट इज पॉसिबल। यानी जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ तो आपकी दोषता को और दूसरी तरफ आपके निर्दोषता को साबित कर रही, तो ऐसी स्थिति में तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, रॉन्ग होगा। तो यहां पे कौन सा होना चाहिए, 1, 2 एंड 4 ओनली, 1, 2 एंड, नहीं क्लियर है, डन। चलो बेटा, चलिए, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष न्यू के रूप में है। किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष न्यू के रूप में है। यह किसके बारे में बात कर रहा है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में, पारिस्थितिकी साक्ष्य के बारे में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, है एक फैक्ट जिसमें एक निष्कर्ष बेसिस के तौर पर है, न्यू के तौर पर है। कहां पे होगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कहां पे, सर्कमस्टांशियल, यानी जो ड्रॉ होना चाहिए वो क्या है आपका, कहां पे, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन इन ड्रॉ शुड बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। बोलो भाई, तो यहां पे जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए, ठीक है। आगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है किसका, मौखिक साक्ष्य का, दस्तावेजी साक्ष्य का, द्वितीयक साक्ष्य का, परिस्थित जन्य साक्ष्य का। यहां पे क्या कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्रेसली किस बात का उल्लेख नहीं करता है, किस बात का नहीं करता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आपके पास नहीं। ये ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, सेकेंडरी एविडेंस भी है। 63 में सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात किया गया है, और किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हो ये 65 में बताया गया है, और परिस्थित जन्य साक्ष्य के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। इज इट क्लियर और नॉट, हो गया। आगे चले, तो आप ये अपनी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसके जो है इलेबोरेटिव फॉर्म में देखा जा रहा है। गलत उत्तर बताना है, क्या बताना है आपको, रॉन्ग आंसर बताना है। क्या साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है, कि किस बात को पूछा जा रहा है आपसे, साक्ष्य कैसा होना चाहिए। यहां पे पहली बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जिस चीज को आपसे पूछा जा रहा है उस चीज को तुरंत आपको माइंड में फ्रेम कर लेना है। आंसर आपको रॉन्ग बताना है, गलत उत्तर बताना है, सही पे नहीं। तो कभी कभी पूछा गलत है, आप सही मार के आते हैं, तो इस बात पे आपको अवेयर रहना है, तुरंत उसे टिक करिए। क्या पूछ रहा है आपसे, रॉन्ग आंसर बताना है। चलिए, साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट एविडेंस है और इनडायरेक्ट एविडेंस है, यस। प्राइमरी एविडेंस है और सेकेंडरी एविडेंस है, यह भी हो सकता है। ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यह भी है। प्रक्रियात्मक और सारवान, ये प्रोसीजरल एविडेंस जैसा कोई बात नहीं बताया गया है। बोलो भाई, आपके यहां क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है और इनडायरेक्ट एविडेंस है, ये एक प्रकार है आपका। तो प्रोसीजरल एविडेंस जैसा कुछ है नहीं, प्रक्रियात्मक साक्ष्य जो है उसके बारे में कुछ नहीं बात की गई। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, किस न्याय निर्णय में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, बहुत लैंडमार्क केस है आपका, कौन सा है, शरद विरदिचंद शारदा, ठीक है, वर्सेस, यहां पे इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन रूल्स कहा जाता है, पंचशील सिद्धांत कहा जाता है, और 5 सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया था सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में। यानी ये बातें आपकी होनी चाहिए। कहां पे बताया गया है, शरद विरदिचंद का केस है ये, ठीक है। आगे, न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, इससे क्या अभिप्राय है।
न्यायालय का यह विश्वास है कि तथ्य जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ऑन कंसिडरिंग द मैटर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, द फैक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, on considering the matters, court believes that the fact does not exist. तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया कि ऐसा जो है तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साबित होगा कि ना साबित होगा? ये डिस्प्रूव है भाई। जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो क्या हो गया? डिस्प्रूव हो गया। जब पूरी परिभाषा आप देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव। तो प्रूव का मतलब क्या है कि जब अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को देखने के बाद न्यायालय विश्वास करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसकी अधिसंभाव्यता है, या किसी भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के सामने यानी जनरल प्रूडेंस के सामने यदि उन फैक्ट्स को रख दिया जाए तो वो भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करेगा। ये तो प्रूव हुआ। और इसी का उल्टा जो है वो क्या है आपका, यानी सारे मैटर्स को देखा और देखने के बाद लग रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है या उसकी अनधिसंभाव्यता है, नॉन प्रोबेबिलिटी, हाईली प्रोबेबल है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्रूव। यहां आपसे पूछा क्या है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, यानी फैक्ट डज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा? ना साबित। और साबित नहीं हुआ तो ये नॉट प्रूव्ड है। और नॉट प्रूव्ड का मतलब नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। अभी इसका मतलब कहां है? वो बीच में है, ये प्रोसीडिंग है, यानी या तो प्रूव होगा या तो डिसप्रूव होगा, और जो ना तो प्रूव है और ना ही डिसप्रूव है वो अभी नॉट प्रूव्ड है। इसका मतलब प्रूव भी हो सकता है और डिसप्रूव भी हो सकता है। इसका मतलब कहां पे है? वो मध्य में है, मध्यवर्ती है, इंटरलॉक्यूटरी है। अभी प्रोसीडिंग चल रही है। चलिए, आर.एम. मलकानी, बहुत ही लैंडमार्क केस है आपकी। बोलो भैया, किसकी ग्राह्यता से संबंधित है ये आपका आर.एम. मलकानी का जो केस है? बहुत ही लैंडमार्क केस है, आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। फर्स्ट वन इज करेक्ट, टेप रिकॉर्ड किया गया है, यानी कोई फोनिक कन्वर्सेशन है, कोई फोनिक कन्वर्सेशन है जो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो एज अ एविडेंस मानी जाती है। ये जानते हैं कहां पे? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? रजिस्टर्ड। आर.एम. मलकानी का जो केस है वहां पे, इसका मतलब एक ही संव्यवहार का भाग हो रहा है। ए और बी आपस में बात कर रहे हैं और उसकी बात को सुना जा रहा है, तो वो क्या है? कोलैटरल है, साथ साथ चल रही है वो बातें। और ये इसलिए रेलेवेंट हो जा रहा है क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बन जाता है। और पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या कहता है आपका? जो उसी समय, यानी ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्य तो नहीं है, द फैक्ट विच इज नॉट अ फैक्ट इन इश्यू, बट दे आर सो कनेक्टेड, लेकिन वो इस तरीके से जुड़े हैं कि वो एक ही संव्यवहार के पार्ट बन जाते हैं टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस, चाहे वो एक समय पर हुए हो, चाहे वो भिन्न समय पे हुए हो, चाहे वो एक स्थान पे हुए हो, चाहे भिन्न स्थान पर हुए हो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ए और बी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बीच में उसे इंटरसेप्ट करके क्या किया जा रहा है? रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो जो उनकी कन्वर्सेशन है और यहां पे जो सुनी जा रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। बोलो भैया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए और बी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ए और बी आपस में एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन समय जो भी बातें बोली जा रही है, जो भी बातें सुनी जा रही है, वो क्या हो जाती है? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये इलस्ट्रेशन में, पहले ही इलस्ट्रेशन में धारा 6 में बताया गया, नहीं बताया गया? शो शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके शीघ्र पहले या उसके शीघ्र बाद या उस समय, घटना के समय जो बातें कही जाती हैं, जो बातें बोली जाती है, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाती है। बोलो बेटा, तो यहां पे जो बातें बोली जा रही हैं और उसके साथ साथ जो सुनी जा रही हैं, वो क्या है? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एंड दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? टेप रिकॉर्डेड किया हुआ साक्ष्य जो है वो क्या हो जाता है? क्लियर है? आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना जाता है?
वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, शपथ पत्र, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज। तो क्या नहीं होगा यहां पे? एफिडेविट नहीं होगा। ये क्या है? अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट किससे क्या नहीं माना जाएगा? एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है? द कन्वर्सेशन और रिकॉर्डिंग्स, टेप रिकॉर्डिंग मैंने आपको अभी भी बताया, ये क्या है आपका? साक्ष्य के तौर पर है। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कैसा एविडेंस है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में है, सीडी में आप कहीं पे रख रहे हो, तो ये क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। और दूसरा जो है, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी एनी रिकॉर्ड्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो ये भी एविडेंस हो गया आपका। धारा 3 में यह स्पष्ट है। और अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, तो ये भी क्या है आपका? दस्तावेज है। तो यहां पे कौन सा नहीं है? 58B क्लियर है। चलो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच वन इज नॉट अ करेक्ट? अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 निम्नलिखित में से क्या नहीं सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा ऐसा है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत विचार, यानी पर्सनल नॉलेज एंड थॉट्स ऑफ द जज, ठीक है, while he or she is discharging his judicial act। ये तो सिंपल सी बात है कि जो जजेस हैं उनका पर्सनल नॉलेज काम नहीं करता है, एज ए एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता है। दूसरा, मूक साक्षी का बयान कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये देखना है कि सही है या सही नहीं है। तो जहां पे सही नहीं है तुरंत आपको खींच लेना है, कि तुरंत आपके माइंड में फिगर आ जाना चाहिए। आंसर क्या पूछ रहा है? विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पे अब आपको आंसर पे जाना है, ऑप्शन पर। चलिए, यहां पे मूक साक्षी यानी जो आपके डम है, तो यार कम्युनिकेट कर सकते हैं। 119 में ये बता दिया गया है। अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहा है कि जो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को, तो बाय साइन और इन राइटिंग वो क्या कर सकते हैं? एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन इसे कंसीडर क्या किया जाता है 119 में? ओरल एविडेंस कंसीडर किया जाता है। तो ये तो दे ही सकते हैं साक्ष्य। चलो भैया, तो ये तो सही है। न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक सीडी, बोलो भैया। तो क्या गलत है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत विचार, यानी पर्सनल नॉलेज उनका काम नहीं आएगा। ये काम नहीं आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बात समझ पाए बेटा? हमारे यहां दो तरीके के लीगल सिस्टम है, मैं कई बार आपसे बता चुका हूं। हमारे यहां मतलब होल वर्ल्ड्स में दो ही तरीके के लीगल सिस्टम जो आपको समझ में आते हैं। एक तो लीगल प्रोसीडिंग के सिस्टम की बात करें तो एक तो इंक्विजिटोरियल है और दूसरा क्या है? एडवर्सरियल। इंक्विजिटोरियल और दूसरा एडवर्सरियल। इसे याद कर लीजिए, इंक्विजिटोरियल एंड द सेकेंड वन इज एडवर्सरियल। इंक्विजिटोरियल जो है उसमें जज जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है, यानी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, स्पॉट पे जा सकता है, कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, वो रिकॉर्ड्स का पार्ट बन सकता है। लेकिन इंडिया इंक्विजिटोरियल सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करा है, ये एडवर्सरियल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इसका मतलब कि दो एडवर्स पार्टी अपने अपने तरफ से क्या रखेंगी? एविडेंस को लेके आएंगे, चाहे वो प्लेंटिफ हो, चाहे वो डिफेंडेंट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो, अपनी बातों को कहां रख रहा है? बिफोर द कोर्ट। और कोर्ट का जो यहां पे रोल है वो न्यूट्रल है, तटस्थ है। कैसा है? इम्पार्शियली उस बात को डिसाइड करता है। द एविडेंस विच इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, उसका अपना पर्सनल नॉलेज काम नहीं करता है। बात समझ पाए आप? तो ये क्या है आपका यहां पे? तो यहां पे इनका जो पर्सनल नॉलेज आ रहा है वो काम नहीं आएगा, ठीक है ना? इस सिस्टम में ये बात क्लियर है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो हमने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करा है, यानी इंडिया में कौन सा है? एडवर्सरियल। एडवर्स का मतलब प्रतिपक्ष होता है, विपरीत होता है। एडवर्स पोजीशन भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एडवर्सरियल है आपका, इसका मतलब विरोधी पक्षकार सामने है। एक तरफ स्टेट कह रहा है कि आपने चोरी किया है, एक्यूज कह रहा है मैंने नहीं करा है, और प्लेंटिफ कह रहा है कि ये घर मेरा है, डिफेंडेंट कह रहा है कि ये नहीं है। तो दोनों एडवर्स है कि नहीं है?
तो एडवर्स सिस्टम में जो जज होता है वो कैसा रोल प्ले करता है? न्यूट्रल रोल प्ले करता है, ठीक है ना? तो उनका अपना कोई पर्सनल नॉलेज यहां पे काम नहीं आने वाला है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे यही गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर मटेरियल एविडेंस नहीं है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। मैं सीआरपीसी पढ़ाते समय ये कई बार बता चुका हूं आपको कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। द टर्म एफआईआर आल्सो नॉट मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कहीं पे एफआईआर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां पे रिपोर्ट रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात किया गया है। और मैं बार बार आपसे कहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफेंस के बारे में पहली होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये सबको पता है, लेकिन इसका यूज किया जा सकता है। मैं उसकी एविडेंसरी वैल्यू भी पढ़ाते समय आपको बताया। तो कहां पे इसका यूज किया जा सकता है? पहला, केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु यानी कोरोबोरेशन। और दूसरा क्या है आपका? कंट्रडिक्शन में। ए और बी दोनों के लिए, ना तो ए के लिए और ना तो बी के लिए। तो ये कहां किया जा सकता है? दोनों जगह किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है? मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, इसको जरा देख लीजिए। इसको मैंने आपसे कहा था कि जो एफआईआर है, एफआईआर को 2 लोग लॉन्च करा सकते हैं जनरली। एक तो कौन हो सकता है आपका? इंफॉर्मेंट हो सकता है। कौन होगा बेटा? इंफॉर्मेंट होगा, सूचनादाता होगा। एंड एक्यूज कैन ऑल्सो लॉन्च द एफआईआर। एक्यूज जो है वो भी क्या कर सकता है? एफआईआर लॉन्च कर सकता है। कर सकता है भाई, अपराध किया और जाकर के सीधे सरेंडर कर दिया गया, आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। चलिए, जो विधिक प्रक्रिया है आप मेरे ऊपर लागू करिए। ऐसा होता है। अपराध किए और अपराध करके तुरंत सरेंडर कर दिए ना भाई, हाँ मैंने ही किया हुआ है, और सरेंडर करके सीधे चले गए थाना में कि मैंने ही मार दिया है। तो एक्यूज भी तो एफआईआर लॉन्च कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। यस, एक बात। इंफॉर्मेंट सूचनादाता, ये इसमें विक्टिम्स इंक्लूड है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। बोलो भैया, कोई जरूरी थोड़ा है कि आपका रिलेटिव हो तभी इंफॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको 2 कंडीशन बता रहा हूं कि जब इंफॉर्मेंट के द्वारा एफआईआर लॉन्च की जा रही है तब उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, और एक्यूज के द्वारा यदि एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है तब उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। दोनों का अंतर है, फर्क है, ठीक है ना? फर्क क्या है यहां पे? पहली चीज देखिए, यहां पे जो पहली चीज है इंफॉर्मेंट, कहां कहां पे इसका यूज किया जा सकता है? इंफॉर्मेंट के द्वारा यदि एफआईआर लॉन्च किया गया है, एफआईआर के द्वारा यदि इंफॉर्मेंट के द्वारा एफआईआर को लॉन्च किया गया है तो इसका यूज कहां कर सकते हो आप? ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलेवेंट हो सकता है। सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो सकता है एज अ कंडक्ट। किसके तौर पर होता है बेटा? कंडक्ट के तौर पर हो सकता है। रेजिस्ट्री के तौर पर हो सकता है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के अंतर्गत रेलेवेंट हो सकता है। ये जो है आपका इंफॉर्मेंट के द्वारा है, तो 145 में इसके स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन कराया जा सकता है। इसके स्टेटमेंट को कहां पे? 157 के अंतर्गत कोरोबोरेट कराया जा सकता है। बोलो, और यदि ये मर गया तो इसका यूज क्या हो सकता है आपका? डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर भी हो सकता है। मान लीजिए विक्टिम है और विक्टिम ने एफआईआर लॉन्च करके उसकी डेथ हो जाती है और वो उसके डेथ के कॉज से रिलेटेड है, तो कहां यूज हो सकता है? अदरवाइज तो कहां किया जा सकता है? यदि नहीं मरा तो नहीं मरा तो यहां कहीं भी हो सकता है। ये बात आप समझ पाए? अब मैं आपसे क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है इस पे पूछा हुआ है। क्या पूछा है? कि 155 और 145 में कंट्राडिक्शन होता है। क्या होता है? अब जरा देखिए, ये जो व्यक्ति है ये इंफॉर्मेंट है और ये कहां गया है? ये गया है पुलिस स्टेशन, और इसने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से क्या लिखवाया है? एफआईआर लिखवाया है। एफआईआर, तो ये क्या हो गया? इसका प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्या है? प्रीवियस स्टेटमेंट है। और जब यही व्यक्ति, जब इस मामले का विचारण चल रहा है, इसी केस का जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई थी, इसी मामले का क्या चल रहा है? ट्रायल। और यही व्यक्ति ये प्रोसिक्यूशन विटनेस बन करके बुलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसको? मेरी बात आप समझ पाए? तो
अब कोर्ट के भीतर ये जो बात कर रहा है, यहां पे स्टेटमेंट दे रहा है, गवाह देने गया है कि नहीं गया, साक्ष्य देने गया है, तो ये सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं। बोलो जरा, समझ में आ रही है बात? तो यहां पे जो इसने लिखवाया था एफआईआर, ये क्या हो गया, प्रीवियस स्टेटमेंट। और जब न्यायालय में उपस्थित होकर के कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट। अब जब प्रीवियस स्टेटमेंट और सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में कोई कंट्राडिक्शन है तो इसका यूज किया जा सकता है कि सर ये जो बोल रहे हैं, बोलो बेटा, यहां पे इन्होंने गलत बोला है, तो इसका यूज जो है इस बात को कंट्राडिक्ट करने में कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 145 के अंतर्गत यहां पे ये जो एफआईआर में स्टेटमेंट आया है, दैट इज अ प्रीवियस स्टेटमेंट, कैन बी यूज्ड एज अ कंट्राडिक्शन द स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन अंडर द कोर्ट बिफोर द कोर्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 145 में ये कंट्राडिक्शन के तौर पर यूज किया जा सकेगा, एक बात। और दूसरी बात क्या हो सकता है, यदि दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सेम है, तो इसी एफआईआर को दिखाया जा सकता है, इसी स्टेटमेंट को, सर जो वहां पे बोला था वही यहां पे भी बोल रहा है, तो कोरोबरेट भी कराया जा सकता है। बोलो बेटा, तो ये इक्वल भी है, तो 157 में इसका कोरोबरेशन हो सकता है, 145 में क्या हो सकता है, इसका कंट्राडिक्शन हो सकता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि इन्फॉर्मेंट सूचनादाता के द्वारा यदि कोई एफआईआर लिखवाई गई है तो उस एफआईआर का यूज कैसे कर सकते हो, कंट्राडिक्शन में भी कर सकते हो और कोरोबरेशन में भी कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन यदि ये एक्यूज्ड के द्वारा लिखवाई गई है तो यहां पे थोड़ा सा डिविजन है। क्या है, आपने पढ़ा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ा है बेटा, वहां पे क्या बताया गया है, नो पर्सन एक्यूज्ड shall be compelled to be a witness, यही तो पढ़ा गया है ना। ये प्रोडक्शन देता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करता है, तो वहां पे क्या कहा है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी नहीं बना सकते हो आप। तो जब एक्यूज जो है उसने एफआईआर लॉन्च करा है तो उसे आप क्या नहीं बना सकते हो, विटनेस नहीं बना सकते हो। और विटनेस नहीं बना सकते हो तो ना तो कोरोबरेशन की बात उठेगी और ना ही कंट्राडिक्शन की बात उठेगी। इसका मतलब एक्यूज के द्वारा एफआईआर लॉन्च किया गया है तो एफआईआर का यूज ना तो उसके कंट्राडिक्शन में हो सकता है और ना ही कोरोबरेशन में हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि 20(3) का प्रोडक्शन है वहां पे। किसका है? 20(3) का प्रोडक्शन है। आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हो टू बी ए विटनेस, लेकिन वो चाहे तो विटनेस बन सकता है। और ये भी सीआरपीसी में हम लोगों ने कहां पढ़ा है, 315 में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पे? मैंने आपसे क्या कहा कि आप जबरदस्ती नहीं बना सकते उसे, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है और 20(3) उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन यदि वो खुद बनना चाहे तो एक्यूज कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर द सेक्शन 315 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है या नहीं है? तो खुद चाहे तो बन सकता है, और नहीं चाह रहा है तो जो भी बात बोला हुआ है एफआईआर में, अब इस बात को ना तो कंट्राडिक्ट कराओगे वहां पे, अब जो न्यायालय में बोल रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसे साक्षी बना ही नहीं पाएंगे आप। चलिए आगे चलिए, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। आइए, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न साबित हुआ है। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब वह न साबित हुआ है। ये देखो जरा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये नॉट प्रूव्ड के बारे में बात कर रहा है बेटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी। साबित और ना साबित है ना, तो प्रूव एंड डिसप्रूव, और साबित नहीं हुआ नॉट प्रूव्ड। तो ये अंग्रेजी क्या पूछ रहा है यहां पे? द फैक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड। तो कौन सा होता है फैक्ट जो नॉट प्रूव्ड होता है? नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। अब जरा देखिए यहां पे क्या कह रहा है। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व तो नहीं है, यह तो क्या हो गया आपका? डिसप्रूव हो गया। जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यदि संभाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व तो नहीं है, जब वह न तो साबित किया गया है और न ही न साबित किया गया है, नाइदर प्रूव नॉट डिसप्रूव, तो उसी को क्या कहा जाएगा? नॉट प्रूव्ड। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये परिभाषा से ही क्लियर बता दिया गया है वहां पे। चलिए आगे, कह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत साबित का तात्पर्य क्या होता है? प्रूव्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या मीनिंग है प्रूव्ड की? जो
साबित का तात्पर्य साबित, न साबित, न साबित, न साबित, ठीक है, और अधिवक्ता के समक्ष न साबित। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित का तात्पर्य क्या होगा? प्रूव्ड ही होगा। बोलो भैया, किसके समक्ष? यानी जो साबित है यहां पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रूव्ड हो जाएगा। बोलो, ठीक है, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं, ये क्या होगा? साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, सुसंगत तथ्य नहीं है, सुसंगत साक्ष्य है, इनमें से कोई नहीं। ये रेलेवेंट फैक्ट होता है। क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कहां पे? सिग्नेचर के बारे में राय बनानी है, तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है आपसे। तो ये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, सुसंगत तथ्य नहीं है, सुसंगत साक्ष्य है, ये क्या हो जाएगा आपका? सुसंगत होगा, रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलो भैया, सिग्नेचर के बारे में हम लोग कहां पढ़े थे? 45 में आपने क्या पढ़ा हुआ है बेटा? एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ा हुआ है ना? और सिग्नेचर 47। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत उपधारण कर सकेगा, उपधारण करेगा और सबूत पदों की व्यवस्था की गई है? तो कहां पे किया गया? उपधारणा में प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, किसके बारे में जो है प्रोविजन कहां पे है? तो अंडर व्हाट सेक्शन of the Indian Evidence Act there is a provision for the may presumption, shall presumption, conclusive proof। कहां पे है? तो यहां कोई दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन? क्लियर है बेटा? ओके, चलिए 65 का 2 ऑप्शन कहां गया? चलो ये वाला देख लेते, उसमें ऑप्शन नहीं। कह रहा है कि जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को उपधारणा करेगा, ठीक है ना? तो कह रहा है कि वेयर एवर अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, वेयर एवर इट इज स्पेसिफाइड। बोलो भैया, कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, यानी कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कर सकेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम। तो पहली बात मैं आपसे बार बार कहता हूं, मे प्रिजम्पशन, सेल्फ प्रिजम्पशन और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में पढ़ेंगे तो आप पहली लाइन में ही अंतर मिल जाता है आपको। पहली ओपनिंग लाइन क्या कह रही है? वेयर एवर इट इज अ, वेयर एवर इट इज अ, और सेल्फ प्रिज्यूम में क्या लिखा हुआ? वेयर एवर इट इज अ, और फिर कॉन्क्लूसिव प्रूफ में क्या लिखा हुआ है? तीनों बातें क्लियर लिखे। जहां पे उसे क्या किया गया है? पहले में मे प्रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है? वेयर एवर इट इज अ प्रोवाइडेड। दूसरे में वेयर एवर इट इज अ डायरेक्टेड, निर्देश दिया गया। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में वेयर एवर इट इज अ डिक्लेयर्ड। यानी ओपनिंग लाइन ही जो है इस बात को डिस्टिंग्विश कर देती है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जहां कहीं भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम, तो वहां पे क्या करेगा? उसे साबित मानेगा, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। यानी कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर यहां पे नहीं है। मैंने आपसे कहा कि उस फैक्ट को प्रूव मानेगा जब तक कि उसे डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है, आपका बात समझ पाए आप? और इसका एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या बताया था? डाउरी डेथ के बारे में। डाउरी डेथ, यदि ये बता दिया गया कि उसकी जो डेथ हुई है वो जो 7 ईयर ऑफ मैरिज हुआ है, और ऐसी डेथ के पहले जो है क्रुएल्टी की गई है, और क्रुएल्टी जो है वो डाउरी के डिमांड के संदर्भ में बात की गई थी, तो कोर्ट इसे क्या करेगा? प्रिज्यूम करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा कि यस, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड हैज कमिटेड द डाउरी डेथ। बात समझ पाए आप? ये प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने, करेगा। अब ये नहीं कह सकता है किससे, यानी जिस महिला या उस पक्ष से ये बात कही गई उससे ये नहीं कह सकता कि तुम प्रूफ करके दिखाओ जरा कि आपके पति या उसके रिलेटिव्स ने ऐसी डेथ कॉज करी है। नो नो, नॉट एट ऑल। यहां पे कोर्ट इस बात को साबित मानेगा। क्या मानेगा साबित? कि ऐसी डाउरी डेथ कॉज की गई है। क्लियर हुआ?
तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पे साबित मानेगा, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की। ये मे प्रिज्यूम की बात कर रहा है, ये सेल प्रिज्यूम की बात कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? आगे चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है, ठीक है। व्हाट इंक्लूड इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या इंक्लूड करता है? प्रिजम्पशियो ज्यूरिस, प्रिजम्पशियो ये प्री है, प्रिजम्पशियो मिनिस और उपरोक्त में से, ये थोड़ा सा टाइपोलॉजिकल एरर है भाई, ये क्या होना चाहिए? प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस होना चाहिए। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो अपने यहां जो है दोनों तरीके का प्रिजम्पशन इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। बोलो बेटा, ये देख लिया जाए। आइए, तो ये जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन का मतलब आप लोग समझते हैं? प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? इट इज अजम्पशन, एक अजम्पशन है कि जो किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट को देख करके क्या किया जाता है? उससे इन्फ्रेंस किया जाता है। ये हवा में नहीं होता है कि आपने ऐसे प्रिज्यूम कर लिया। नो, आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को देख करके आप क्या बना रहे हो? कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो। दैट इज अ प्रिजम्पशन। नहीं समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे सामने एक फैक्ट ये आ गया कि यार विवाह के 7 साल के अंदर इसकी डेथ हुई है और उससे डाउरी की डिमांड की गई है, उसके साथ क्रुएल्टी की गई है, ये फैक्ट देख लिया मैंने, तो ये प्रिज्यूम कर लिया कि क्या कॉज किया गया है? डाउरी डेथ कॉज की गई है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? लेकिन ये फैक्ट्स जब तक नहीं देखेंगे, दीज आर द प्रिलिमिनरी फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को देख करके मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने आपसे कहा प्रिजम्पशन। अपने जो प्रिजम्पशन है वो दो तरीके की है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में दोनों तरीके की प्रिजम्पशन। पहला जो है प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस, और दूसरा जो है आपका कौन सा है? प्रिजम्पशियो ज्यूरिस। बोलो बेटा, ज्यूरिस का मतलब आपको पता ही है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आप लोग पढ़ते हैं। ज्यूरिस का मतलब लॉ होता है, यानी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ये आपका क्या है बेटा? प्रिजम्पशन ऑफ ये फैक्ट है, और ये क्या है आपका? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है ये रिबेटेबल होता है ऑलवेज। ये क्या होता है? रिबेटेबल होता है, ये ऑलवेज रिबेटेबल होता है। और ये क्या है आपका? मे प्रिज्यूम। क्या है? मे प्रिज्यूम। ये है आपका। और दूसरा क्या है यहां पे? ये रिबेटेबल भी होता है और क्या होता है? इररिबेटेबल होता है। तो जो रिबेटेबल है और इररिबेटेबल, तो जो रिबेटेबल है वो कौन है आपका? सेल है, और जो इररिबेटेबल है वो कौन सा हो गया आपका? कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ? आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि हमारे यहां इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या इंक्लूड है? तो मे प्रिज्यूम भी है, इसका मतलब प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस है। और यहां पे जो है ये, यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का। कैसा पावर होता है? डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ये अपने ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर, अपने डिस्क्रिशन के आधार पर, अपनी लॉजिक के आधार पर, अपनी रीजनिंग के आधार पर, कंडक्ट्स के आधार पर, जो वहां के सर्कमस्टांसेस है उसके आधार पर कुछ चीजों को क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है किसी चीज को देख करके। दैट इज अ मे प्रिज्यूम। ये क्या होता है आपका? मे प्रिज्यूम। क्लियर हो गया बात? आगे चला जाए। विधि की खंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? खंडनीय उपधारणा की बात कर रहा है यहां पे, ये जखंडनीय नहीं है। विधि की खंडनीय उपधारणा, ठीक है। लॉ की बात कर रहा है, तथ्य की खंडनीय उपधारणा की बात नहीं कर रहा। विधि की खंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस शब्दावली में बात किया गया है? ठीक है ना? तो यहां पे मैं आपसे बता रहा हूं, यानी रिबेटेबल की बात कर रहा है, रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है? सेल। और सेल का मतलब क्या है? उपधारणा करेगा, सेल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। और ये क्या है? उपधारणा कर सकेगा, ये मे प्रिज्यूम है। ये उपधारणा करेगा, ये क्या है आपका? और ये निश्चायक सबूत है, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ऑप्शन आपका
उपधारणा करेगा, रिबेटेबल है ये। यदि इररिबेटेबल लॉ का प्रिजम्पशन होता तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाता, और रिबेटेबल फैक्ट का होता तो क्या हो जाता, मे प्रिज्यूम हो जाता। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, चलिए फेंक जहां तक भाला जाए, है ना, जो भी है। चलिए अब मैं बैठ करके टाइप तो करूंगा नहीं भाई। ये क्या है आपका प्रिजम्पशन? चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, आगे लो। उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता की अवधारणा को बताया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता की अवधारणा को क्या बताया है? निर्दोषिता की अवधारणा को। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो क्या है आपका? भैया आप मुझे ये बताइए कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये क्या है आपका? मौलिक अधिकार है। बोलो यार, ये ठीक है ना? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी हर व्यक्ति को क्या प्रिज्यूम किया जा रहा है? एंड एट ग्रेट ह्यूमन राइट्स, ये जो है आपका, ये क्या है? इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल भी है, जहां पे ये क्या है उसका? मानव अधिकार भी है। बोलो भैया, नहीं है? आपके यहां कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रोडक्शन दिया गया है। कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रोडक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 20 में दिया गया है, और उसमें 3 तरीके की बात की गई है। पहला क्या है आपका? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा क्या है आपका? डबल जियोपार्डी। और तीसरा जो है वो आपका क्या है? क्या? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो जो वो ह्यूमन राइट का जो प्रिंसिपल्स था उसे कहां इनकॉर्पोरेट किया गया है? आपके फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है ना? तो ये रूढ़जन्य नहीं है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है भाई, चलिए। द एविडेंस में बी गिवन ऑफ द ऑल फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अच्छा वो नहीं बना है अभी, एक बार थोड़ा सा वो करो। ये क्वेश्चन आपका 72 कह रहा है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ ऑल फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स बट नॉट ऑफ द फैक्ट इन इश्यू। एविडेंस में बी गिवन ऑफ, एविडेंस में भी किस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है? किस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो मैंने आपसे कहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 5 इज अ बैकबोन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बैकबोन है आपकी, और ये 3 प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करती है। यानी सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट लेट डाउन द 3 प्रिंसिपल्स। एंड द फर्स्ट वन इज कि साक्ष्य के बारे में, किसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है? तो एविडेंस में बी गिवन आइदर ऑफ द फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। जो भी साक्ष्य है वो सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य के बारे में दिए जाने चाहिए या दिए जा सकते हैं। दूसरा, बेस्ट एविडेंस को दिया जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। एंड थर्ड वन इज हियरसे एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड। तो ये धारा 5 जो है वो ये कह रही है कि किनके बारे में आप एविडेंस दे सकते हो? तो या तो फैक्ट इन इश्यू के बारे में दोगे या तो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। दूसरी बात क्या है कि बेस्ट एविडेंस को दें आप। एंड बेस्ट एविडेंस इज व्हाट? दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बेस्ट एविडेंस क्या है आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और हियरसे एविडेंस को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। तो हियरसे का मतलब क्या है? मैं आपसे बार बार बताता हूं, हियरसे का मतलब जो सुनी सुनाई बातें होती है, जो अनुश्रुत होता है, हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है। यद्यपि ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन बताते हैं अपने आप। सेक्शन 6 जो अभी इसके आगे पढ़ेंगे, ये धारा 5 के बारे में बात कर रहा है। यानी दैट्स जस्ट ए इज इट सेल्फ एक्सेप्शन ऑफ द हियरसे एविडेंस। आगे देखा जाएगा उसको। तो यहां पे देखिए, एविडेंस में बी गिवन
ऑल फैक्ट्स नहीं, सारे फैक्ट्स के बारे में नहीं। द फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन होगा। सी क्या कह रहा है आपका? और ये बात कहां बताई गई है आपके? सेक्शन 5 में बात कर रहा है आपका। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा? धारा कौन सी है? 5। बेडरॉक ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, बैकबोन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था कि द पर्पज ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, एक पर्पज ये भी है कि जो हमारी लॉन्ग प्रोसीडिंग है उन्हें क्या करना है? कन्फाइन करना है। इंडियन एविडेंस एक्ट का एक पर्पज क्या है? कि प्रोसीडिंग्स को लॉन्ग होने से बचाना है। अदरवाइज जो भी फैक्ट आपको मिलेगा वो फैक्ट, सर इसका साक्ष्य ले लीजिए, सर इसका साक्ष्य ले लीजिए, इसका, तो लिमिटलेस। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या किया गया? लिमिटेड किया गया है बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट। किन फैक्ट्स के बारे में ला सकते हो साक्ष्य, ये क्लियर हो गया कि ये देखो जरा, ये तुम्हारा फैक्ट इन इशू है, ये तुम्हारा क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। इसी के बारे में आप साक्ष्य ले आओगे, अदरवाइज नहीं। तो जब भी कोर्ट के सामने ऐसा मामला आता है, जब कोई एविडेंस लेकर के पहुंचता है कि सर आई वांट टू प्रोड्यूस दिस एविडेंस, तो हमारी जुडिशरी कोर्ट्स के द्वारा पूछा जाता है कि जरा मुझे बताओ कि ये कहां से रेलेवेंट है, वेयर इट इज रेलेवेंट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इट इज रेलेवेंट। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 25 में है। अदरवाइज कोर्ट उसे डिनाई कर सकता है, देखेगा नहीं। ये पावर दिया गया है 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, एग्जॉस्टिव पावर दिया गया है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि जब भी आप साक्ष्य लेके जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कहां पे, तो आप बताएंगे सर मोटिव के तौर पर ये रेलेवेंट है धारा 8 के अंतर्गत, ये कॉज के तौर पर रेलेवेंट है आपका, ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर रेलेवेंट है, ये जो है कॉन्स्पिरेसी के तौर पर रेलेवेंट है अंडर विच सेक्शन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। चले आगे, तो यहां पे कौन सा होगा भैया? सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा। कहां पे बात बताई गई है? धारा 5 में बताई गई है। एक का परीक्षण वी की हत्या के लिए किया जाता है, जो एक गदा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय कौन सा विवाद्य तथ्य नहीं है? विच वन इज नॉट अ फैक्ट इन इश्यू। मैं फैक्ट इन इश्यू के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं आपको। तो सेक्शन 3 में फैक्ट इन इश्यू को डिफाइन किया गया। बोलो भैया। और इसमें मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था जरा देखें आप लोग, ये समझ लो बेटा, फैक्ट इन इश्यू समझना है, याद नहीं करना है। फैक्ट इन इश्यू होता क्या है? तो फैक्ट इन इश्यू जो है आपका, फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। फैक्ट इन इश्यू क्या कह रहा है? जब वाद या कार्यवाही के पक्षकार, सूट और प्रोसीडिंग्स के जो पार्टीज हैं आपकी, वो फैक्ट इन इश्यू, वाद या कार्यवाही के पक्षकार, तो कोई भी ऐसा तथ्य जो स्वयं या किसी अन्य तथ्यों के साथ मिलकर के, यानी ऐसा कोई फैक्ट है जो बाय इटसेल्फ आर इन कनेक्शन ऑफ अदर फैक्ट्स, ये फैक्ट 1 है या अकेले ही या अन्य फैक्ट के साथ मिलकर के, यानी F2, F3, F4 के साथ मिलकर के, कोई भी ऐसा तथ्य जो स्वयं अकेले से या किसी अन्य तथ्य के साथ मिल करके, जो किसी वाद या कार्रवाई में, यानी ऐसे सूट या प्रोसीडिंग्स में क्या है? डिस्प्यूटेड है, विवाद्य है, जिनका एक पक्षकार के द्वारा उसे असर्ट किया जा रहा है, बोलो बेटा, और उस फैक्ट को दूसरे पक्षकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? डिनाई किया जा रहा है। तो ये फैक्ट जो है, दिस फैक्ट was asserted by one party and denied by the another party। बोलो, और ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट बेस्ड करता है किस पर? राइट्स पर, और किस पर है आपका? लाइबिलिटी पर, और किस पर है आपका? डिसेबिलिटीज पर। किस पर? डिसेबिलिटीज। और यहां पे ये जो बात बताई गई है, राइट्स, लाइबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, उसके किसके? तो मैंने आपसे कल कहा था, उसके 4 बातों पर मैंने बताया था। क्या? एग्जिस्टेंस, दूसरा क्या है आपका? नॉन एग्जिस्टेंस, और फिर क्या है? नेचर, और फिर क्या है? एक्सटेंट। यानी राइट्स के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, राइट के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट पे बात कर रहा हूं, बेस्ड है आपका।
या लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नेचर या एक्सटेंट पर है, या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नेचर या एक्सटेंट पर बेस्ड करता है, जिसका एक पक्षकार ने क्या किया हुआ है, एसर्ट किया है, और दूसरे पक्षकार ने क्या किया है, उसे डिनाई किया है। ऐसे जो फैक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके फैक्ट इन इश्यू कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब जरा इस क्वेश्चन में देखा जाए कि फैक्ट इन इश्यू है क्या। पहली बात तो मैंने आपसे बता दिया, तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या? कि वो फैक्ट किससे रिलेटेड होना चाहिए, राइट्स पर बेस्ड होना चाहिए, या किस पर होना चाहिए, लायबिलिटी पर, या किस पे होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई फैक्ट जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाता हो, या आपकी लायबिलिटी के नेचर को फिक्स करता हो, या आपकी लायबिलिटी को खत्म करता हो, नॉन एग्जिस्ट करता हो, या उसके एग्जिस्टेंस को बताता हो, ऐसा फैक्ट आपका फैक्ट इन इश्यू होगा। जो राइट्स को एग्जिस्ट करता हो, नॉन एग्जिस्ट करता हो, उसके नेचर को बताता हो, या उसके विस्तार को बताता हो, एक्सटेंट को बताता हो, ऐसा फैक्ट जो होगा वो क्या होगा। आप जरा क्वेश्चन पे आइए। जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए जो है वो, ए ने बी को क्या किया है, यहां पे गदा से मारा है। बोलो भाई, हनुमान जी हो गया है, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है बेटा, ए का ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बी की हत्या के लिए ए का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, किसके लिए, इट मींस ए हैज कमिटेड मर्डर, ए ने बी का मर्डर किया हुआ है, और ए का क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है। एक गदा से उसकी हत्या करने के इरादे से, डेथ कॉज करने के इंटेंशन से उसे मारता है। ए का परीक्षण के समय कौन सा फैक्ट जो है वो विवादक तथ्य होगा। तो ए हैज कमिटेड द मर्डर विद द क्लब। बोलो भाई, गदा से मारा हुआ है। आइए जरा देखिए, ए का गदा से बी को मारना, ये फैक्ट इन इश्यू है या नहीं है। आखिर ये बात सिद्ध हो जाए कि ए ने ही बी को गदे से मारा है, तो ए की लायबिलिटी फिक्स होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब ये फैक्ट जो है किस पर बेस्ड करता है, लायबिलिटी पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्ट इन इश्यू होगा कि नहीं होगा, फैक्ट इन इश्यू है। ए की सी से बातचीत, ए की सी से बातचीत, एक बात, ए का गदा से बी की मृत्यु कारित करना, ए का गदा से बी की मृत्यु कारित करना, ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय। बोलो यार, कौन सा विवादक तथ्य नहीं है, पूछा है आपसे। बोलो भाई, मैं सारे फैक्ट्स को देखेंगे जरा। ए का सी से बातचीत करना, तो यदि ये बात साबित हो गई कि ए जो है वो सी से बात कर रहा था, इससे क्या असर पड़ने वाला है, ए के राइट्स पर, उसकी लायबिलिटी पर, उसकी डिसेबिलिटी पर कोई असर आने वाला है। बहुत लोगों से बात कर सकता है वो, और इस बात के होने से क्या असर पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। चलिए, ए का गदा से बी की मृत्यु कारित करना, गदा से बी की मृत्यु कारित करना, यह भी है या नहीं है, यह फैक्ट इन इश्यू है। और ए का बी की मृत्यु कारित करने का आस है, इंटेंशन से डेथ कॉज करा है। यदि इंटेंशन से डेथ कॉज करा होता तो भी उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती, हो जाता कि नहीं हो जाता। इसका मतलब इंटेंशनली उसने डेथ कॉज करा है। तो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जो भी आपके क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेक्शंस आर फैक्ट इन इश्यू। वो क्या है आपके, फैक्ट इन इश्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि जितने भी क्रिमिनल लॉज में आपके पास जितने एलिमेंट्स उस सेक्शन में बताए गए हैं, वो सारे के सारे क्या है, फैक्ट इन इश्यू है। और जब आप सेक्शन 300 पढ़ते हो तो सेक्शन 300 में क्या बताया गया है, डेथ कॉज करने के इंटेंशन से कॉज किया है, मृत्यु कारित किया है, या ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करता है जिसके बारे में वो जानता है कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है और मृत्यु कारित करता है। बोलो, या ऐसे पैरा जो 3 है वो कहता है कि यहां पे किसके बारे में बात किया गया है, वहां पे उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया है, उस टूल्स के बारे में बात किया गया है जिससे ऐसे मृत्यु कारित किया जाता है, जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ वो डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट था। ऐसी जो इंजरी कॉज की गई है वो नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम में क्या करता था, डेथ कॉज कर सकता था। यानी तीसरा जो पार्ट है वो आपका, वो किस बात का, इंटेंशन का नहीं, वो आपने जिस चीज का प्रयोग किया है उस चीज को क्या करता है, लायबल बनाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पे गदा से मारना जो है उसके पैरा 3 में आएगा, और फिर उसके बाद ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय, ये पैरा 1 में आएगा।
होगा कि नहीं होगा? यदि ए ने बी को मारा और इंटेंशन नहीं था तो ये कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं होगा, और कल्पेबल होमिसाइड नहीं हुआ तो मर्डर ही नहीं हो सकता है। बोलो भैया, 299 पढ़ते हो तो वहां पे सीधे सीधे बता दिया, मैं ज्यादा लेकर चला जा रहा हूं आपको वाईपीसी में, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि फैक्ट इशू क्या है। जैसे 299 में किसी के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगाना है तो वहां पे क्या है आपका? इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली डेथ, which likely to cause intention to cause bodily injury, that likely to cause death, और तीसरा कि कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। बोलो यार, तो वहां पे नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, ये क्या है उसके? फैक्ट इन इशू है। और इंटेंशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, मैंने किसी को एक झापड़ मारा और वो गिरा और उसके सर पे चोट लगी और डेथ हो गई, तो क्या हमने हत्या कर दी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंशन क्या है? लायबिलिटी को फिक्स करता है। बोलो यार, डिग्री ऑफ इंटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ इंटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे इंटेंशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लायबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा। बोलो, मैंने आपको डिग्री ऑफ इंटेंशन पढ़ाया था। डिग्री ऑफ इंटेंशन कहां बताया था बेटा? फर्स्ट डिग्री ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया, इंटेंशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंस, सेकंड डिग्री ऑफ मेंस रिया, नॉलेज। थर्ड डिग्री ऑफ मेंस रिया, नेग्लिजेंस। फोर्थ डिग्री ऑफ मेंस रिया, रेकलेसनेस। बात समझ रहे हैं? अब आप जरा देखिए कि जब आप इंटेंशन से किसी की डेथ कॉज कर रहे हो तो या तो सीएच में जाओगे या तो मर्डर में जाओगे। जाओगे कि नहीं जा रहे हो आप? नॉलेज से काम कर रहे हो तो 299 के क्लॉज 3 में जा रहे हो, पैरा 3 में जा रहे हैं आप, नॉलेज से काम कर रहे हैं आप तो। बोलो बेटा, और फिर नेग्लिजेंस से काम कर रहे हो तो 304 ए में चले जा रहे हैं, यानी डेथ कॉज बाई नेग्लिजेंस और रैशनेस। क्लियर है? तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग। क्वेश्चन यहां पे क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है यहां पे? तो यहां पे ए से बातचीत करना ये फैक्ट इन इशू नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थक गए हो तो पॉज करिए, थोड़ा सा दिमाग शांत करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चले, साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? ये कहां पे बताया गया बेटा? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन जो है वो कहां है आपका? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन 6 में मैं आपको ये परिभाषा बता चुका हूं। बोलो। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जस्टे का सिद्धांत दिया गया है? तो कहां पे दिया गया? 06। अब आप देखिए जरा, कभी कभी एग्जाम में आदमी ह्यूमन एरर कर जाता है। बारीकी देखिए, यहां पे 60 दिया है, यहां पे 06 दिया है। क्या दिया हुआ है? बात समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी अब फ्लैश ऑफ मोमेंट आपके पास प्रीलिम्स में इतना टाइम होता नहीं है। प्रीलिम्स में आपने पढ़ा 60 और यहां पे, बात समझ रहे हैं आप? तो यहां 06 लगा हुआ है, पता लगा ये मार के चले आए, अच्छा देख रहे हैं आप, ऐसा होता है। तो इस बार क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना है, फाइन जो है माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व करना है। और ये क्या लिखने की जरूरत थी? 0 6 ही लिखा गया होता, लेकिन ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सारे 2 डिजिट में है तो आप कहां गड़बड़ी करेंगे आप। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है कहां पे? एज अ रेस जस्टे। ये इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है। रेस जस्टे का कॉन्सेप्ट हमने रेस जस्टे वर्ड यूज नहीं किया है, हमने पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन जो रखा है धारा 6 के अंतर्गत। बोलो भैया। और वहां पे ये बात इंग्लिश लॉ से हमने बोरो किया हुआ है, धारा 6 रेस जस्टे। तो यहां पे क्या कहा गया है? कोई भी ऐसा तथ्य जो विवादित नहीं है, द फैक्ट विच इज नॉट फैक्ट इन इश्यू। ऐसा कोई फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इश्यू तो नहीं है, लेकिन फैक्ट इन इश्यू से इस तरीके से कनेक्ट है जो एक ही समव्यवहार का भाग बन जाता है। मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाते समय इसको बहुत इलेबोरेटिव तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत एक्सप्लेन किया था। 1 घंटे का लेक्चर इसी पे गया था। यानी कोई भी फैक्ट जो होता है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, कोई भी फैक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। बोलो भाई, सिंपल सी बात है। इसी कमरे में यदि कोई आ रहा है किसी की डेथ कॉज करने के लिए, तो उसके साथ पता नहीं कितने फैक्ट्स जो है वो चले आएंगे साथ में। उसके दरवाजे पर कोई सर्वेंट खड़ा है, उसको धक्का देकर के आए, ये भी एक फैक्ट है। गेट तोड़ करके एंटर किया हुआ, ये भी एक फैक्ट है। बोलो भाई। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई फैक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और ये क्या है? बंडल ऑफ फैक्ट्स। और ये बंडल ऑफ फैक्ट्स जो है आपस में यदि इस तरीके से जुड़े हो, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बना दे, वही आपका क्या हो जाता है? रेस जस्टे हो जाता है। और इसके लिए मैंने आपसे बताया था
एक ही समव्यवहार का भाग होने के लिए का क्या मतलब है? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इसका एक क्लू मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी को आपको पकड़ना है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक क्लू है, क्या है? ऑब्जेक्ट जो है आपका, किसी ऑब्जेक्ट को जो अचीव करना चाहते हो आप, उसमें क्या है? यूनिटी है। क्या है? यूनिटी है। या उसमें क्या है? प्रॉक्सिमिटी है। बोलो बेटा, यही आपको ध्यान देना है, प्रॉक्सिमिटी। तो वो क्या बन जाता है आपका? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप अचीव करना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यदि कार्य किए जा रहे हैं, तो चाहे वो एक समय पर हो रहा हो, चाहे वो डिफरेंट टाइम पर हो रहा है, चाहे वो सेम प्लेस पर हो रहा है, चाहे वो डिफरेंट प्लेस पर हो रहा है, वो क्या बन जाएगा आपका? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ? ऑब्जेक्ट में क्या है? यूनिटी है, प्रॉक्सिमिटी है फैक्ट्स में, वो इस तरीके से जुड़े हैं। क्लियर है? नहीं हुआ? नहीं हुआ? मैं आपसे ये कह रहा था कि जरा देखो, यक्स प्लेस पर कोई बम प्लांट करना है। क्या करना है? यक्स प्लेस पर यदि बम प्लांट करना है, तो अब इसके लिए कोई व्यक्ति जो है वो फंड को रेज कर रहा है। बोलो बेटा, ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो इसके लिए बम को बना रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति इस बम को यहां पे प्लांट कर रहा है। ऑब्जेक्ट सबका एक ही है, ऑब्जेक्ट सबका क्या है? बम को एक्सप्लोड करना है। तो ये डिफरेंट समय पर हो रहा है, डिफरेंट प्लेस पर हो रहा है, ये डिफरेंट समय पर हो रहा है, डिफरेंट प्लेस पर हो रहा है, ये डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट प्लेस पर हो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे जो काम हो रहे हैं वो क्या माने जाएंगे? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में माने जाएंगे। क्लियर है? यहां पे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। और स्टीफन क्या कहते हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के बारे में? स्टीफन महोदय क्या कह रहे हैं? स्टीफन कहते हैं ऐसे सारे तथ्य जब इस तरीके से जुड़े हो तो उन्हें एक नाम से यदि जाना जाए, बाय द सिंगल नेम, when the facts are connected are so as to connected which is known by single name, तो वो क्या हो जाते हैं आपके? सारे के सारे फैक्ट क्या हो जाते हैं? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में होते हैं। इसका अर्थ समझिए, मैंने आपसे क्या कहा था? 378 में क्या है आपके यहां? चोरी के बारे में बात किया गया है। तो यहां पे क्या है आपका? मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। और ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया जाना चाहिए? डिसऑनेस्टली रिमूव किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। कहां से लिया जाना चाहिए? विदाउट कंसेंट। कैसे लिया जाना चाहिए? विदाउट कंसेंट ऑफ द पोजेशनर। जिसके कब्जे में है उसकी सहमति के बिना लिया गया होना चाहिए। और अगेन ये अगेंस्ट पोजेशन होना चाहिए। ये कहां से लिया गया होना चाहिए? किसी के पोजेशन से लिया गया होना चाहिए। बोलो बेटा। और ऐसे लेने के लिए उसे क्या किया गया हो? रिमूव किया गया हो। ठीक है ना? मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ फैक्ट और नॉट? ये फैक्ट है, यानी कोई संपत्ति चल है या अचल है, ये एक तथ्य है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये भी एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दूसरा, विदाउट कंसेंट, ये भी एक फैक्ट है। अगेंस्ट पोजेशन, ये भी एक फैक्ट है। और ये क्या है आपका? रिमूव किया गया, हटाया गया, ये भी एक फैक्ट है। दिस वन इज अ फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 और ये क्या है आपका? फैक्ट 5। और ये पांचों फैक्ट जब इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो इनको एक सिंगल नाम से जाना जाता है, दैट इज अ चोरी। ये क्या है आपका? थेफ्ट है। यही है बात, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पाए? यही का। और ये जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सारे के सारे फैक्ट मान लिए जाएंगे कि ये कैसे हैं आपके? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में। तब इन्हें क्या माना जाएगा? सिंगल नेम से जाना जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टीफन की डेफिनेशन। इसी तरीके से मैं आपको क्या बताया था? सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बताया था। क्या बताया था बेटा? सॉरी, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट एग्रीमेंट्स आर अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट एग्रीमेंट्स आर अ कॉन्ट्रैक्ट? तो मैंने आपसे ये क्या कहा था? कौन से ऐसे करार है जो संविदा है? तो वहां पे क्या बताया था आपको? धारा 10 आपकी क्या कह रही है? क्या होना चाहिए? पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। बोलो। और वो बार्ड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। बोलो भाई। स्पेसिफिकली वो वॉइड नहीं होना चाहिए, बार्ड नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। बोलो भैया। फ्री कंसेंट
और वो बार्ड ना हो या वाइड ना हो, तो ये सारे फैक्ट मिल जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात आप समझ पाए? ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो अ फैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एक फैक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन एक फैक्ट है, फ्री कंसेंट एक फैक्ट है, और ये क्या है, ये बार्ड नहीं है, वाइड नहीं है, किसी लॉ के द्वारा स्पेसिफिकली से बार्डिंग, और ये सारे के सारे मिल गए तो इन्हें क्या कहा गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्टीफन यही डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन लीजिए। तो यहां पे हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने के लिए ये हो गया रेजिस्टे, क्या हो गया? चलिए, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डील्ड अंडर विद द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कहां पे? सेक्शन 6 में। चलो, आंग्ल विधि में रेजिस्टे एक ही संव्यवहार के भाग के सिद्धांत का भारत में कोई महत्व नहीं है, भारत में महत्व है, भारत में महत्व है, और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में समावेशित किया गया है। यस, देयर इज इंपॉर्टेंट एंड इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन 6। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन, वेरी गुड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत और ग्राह्यता है समानार्थी, सुसंगतता, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। किसके बारे में बात कर रहा है? रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो भैया ना तो समानार्थी है और ना ही समविस्तीर्ण है, ना ही समानार्थी है और ना ही ये नहीं समझ में आया, ना ही सिनोनिमस है और ना ही कोएक्सटेंसिव है। क्लियर हुआ? नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने बहुत पढ़ा हुआ है ना भाई, जो फैक्ट रेलेवेंट है, जो फैक्ट रेलेवेंट है, ये जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। है? क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा? इट इज नॉट नेसेसरी, द फैक्ट इज रेलेवेंट। ठीक है, फैक्ट रेलेवेंट है तो वो एडमिसिबल हो जरूरी नहीं है। एडमिसिबिलिटी के बारे में बात किया गया कि नहीं? अपने यहां बात किया गया, सेक्शन 136 में बताया गया है भाई, एडमिसिबिलिटी के बारे में। एक ही सेक्शन जो है एडमिसिबिलिटी की ग्राह्यता के बारे में बात करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसा फैक्ट जो रेलेवेंट है, ये जरूरी नहीं कि वो क्या हो, बोलो, एडमिसिबल हो। इसका मतलब यही तो हुआ फिर, तो वो समानार्थी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी होगा, नो, ये क्लियर नहीं। मैंने आपसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में बात करा था। हस्बैंड और वाइफ के द्वारा, हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा जो भी बातें की जा रही है बेटा, वो सुसंगत तो है, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है। रेलेवेंट है। इससे ज्यादा रेलेवेंट चीज और क्या हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं है, आपके एडमिसिबल नहीं है, वो उन्हें ग्राह्य नहीं बनाया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। पुलिस के सामने यदि क्या किया जा रहा है, कन्फेशन किया जा रहा है, तो धारा 25 में तो यह बता दिया गया, लेकिन कह दिया है कि एडमिसिबल नहीं होगा। नहीं समझे आप? क्लियर? ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ना तो समानार्थी और ना ही कोएक्सटेंसिव। आगे चलते हैं। वो तथ्य जो भले ही विवाद्यक नहीं है, इस प्रकार विवाद्यक होते हैं कि वो एक ही संव्यवहार का भाग होते हैं, संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत है। संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत, ये रेजिस्टे के बारे में बात कर रहा है। थिंग्स, ठीक है, जो फैक्ट्स है और उनके कार्य, इसके बारे में है। पहला ऑप्शन सही होगा यहां पे, तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये है आपका रेजिस्टे। चलिए, जो तथ्य विवाद्यक होते हैं वो भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, कि वो एक ही संव्यवहार का भाग बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सुसंगत होंगे कि नहीं होंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। ये धारा 6 की बात कर रहा है, परिभाषा दिया, आपसे पूछ रहा है कि रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है। तो यहां पे क्या है, असंगत है, इररेलेवेंट है। यहां पे क्या है, रेलेवेंट है, तो धारा 6 के अंतर्गत वो रेलेवेंट है। धारा 6, तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा, यदि वो उसी समय घटित हुए हो। जरूरी नहीं है यार, चाहे वो एक समय पर घटित हुए हो, चाहे वो डिफरेंट टाइम पर हो, चाहे वो सेम प्लेस पर हो, चाहे वो डिफरेंट टाइम पर है। सेक्शन 6 की बात कर रहा है, तो यहां पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो अलग अलग समय पर घटित हुए हो या एक ही समय पर घटित हुए हो, तो बोथ हो जाएगा आपका। चलिए, ऐसे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य ना होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ, धारा 6। आगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा सामान्य नियम का अपवाद है कि अनुसूचित साक्ष्य नहीं है? तो ये धारा 6 मैंने आपको बताया कि हियर से एविडेंस का क्या है, हियर से एविडेंस का क्या है, एक्सेप्शन है। हियर से एविडेंस क्लियर है ना? हियर से एविडेंस का मतलब हियर धन से,
यही तो है, आपने कुछ सुना और फिर आपने कहा। आपने किसी से सुना हुआ है, आपने कुछ देखा नहीं है, आपने किसी से सुना हुआ है। यानी हस्बैंड जो है वाइफ को कुछ बात बताता है, तो वाइफ के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो क्या होगा, हियर से होगा, क्योंकि उसने उस घटना को नहीं देखा है। तो हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन जो है वो धारा 6 है। यहां पे घटना भले ही आपने नहीं देखा हुआ है, आपने किसी से सुना हुआ है, फिर भी वो बात क्या हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। और क्यों हो जाती है, क्योंकि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में होती है। और पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में होने का मतलब क्या है, वो स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, सिंपल सी बात है, बोलो भैया। ए जो है वो बी को गोली मार रहा है, दौड़ा रहा है गोली मारने के लिए, और वो चिल्लाते हुए जा रहा है, तो जो बाई स्टैंडर्ड है उन्होंने उसकी आवाज को सुना है, बोलो, उसने उसकी आवाज को सुना है। अब इसकी बात को जो मरा है मृतक, उसकी बात को ये जो है वो बताता है, बोलो, तो ये बात रेलेवेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, धारा 6 के अंतर्गत रेलेवेंट है। और आपने पढ़ा हुआ है ना, केस भी पढ़ा हुआ है कि वो जो है ट्रक ने उसे कुचल दिया, तो उसने ट्रक को कुचलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जब वो कहां पे पहुंचा हुआ है, विक्टिम के पास पहुंचा हुआ है, और उसने जो बताया है उसकी बात को वो क्या कर रहा है, बताता है कोर्ट में। ये क्या हो जाएगा, आपका पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्योंकि जानते हो, और उसमें बता दिया गया है कि उसी समय, यानी जो घटना हुई है उसके शॉर्टली बिफोर एंड शॉर्टली आफ्टर। इसका मतलब फैब्रिकेशन करने का टाइम आपके पास ना हो, मनगढ़ंत करने की बात ना हो, स्टोरी को फैब्रिकेट ना कर पाए आप, ये स्पॉन्टेनियस है। बात समझ पाए आप? जब आप दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, जब ऐसी घटना के समय होते हैं, तो आप कहानी नहीं बना पाते उतने समय में, है ना। जो बात रियल होती है वही आप बताते हैं। 1 घंटे बाद तो आप जो जो स्टोरी गढ़ देंगे कि फिर चलो, एक पत्नी मात्र तेज भागता हुआ, वही बात आई है। क्लियर है भैया, हो जाएगा। हाँ, यह रजिस्ट्रे का भाग है। किसका भाग है, वही बात है, कुचल दिया है। चलो, आर एम मलकानी, ये रजिस्ट्रे का पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। समकालीन टेप रिकॉर्ड प्रासंगिक तथ्य है, रजिस्ट्रे का पार्ट हो जाएगा। हो गया, आगे चलते हैं। सांवल दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है। सांवल दास वर्सेस, ठीक है, सांवल दास वर्सेस बिहार राज्य, ये किससे संबंधित है आपका मामला, रजिस्ट्रे। बोलो भैया, ठीक है। संबंधित तथ्य और कार्य, संबंधित तथ्य और कार्य, सांवल दास बनाम बिहार राज्य। आगे ये प्रांग न्याय है, यानी रेस जुडिकेटा की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, प्रांग न्याय यहाँ पे क्या है, रेस जुडिकेटा एस्टॉपेल की बात कर रहा है। ये प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में बात कर रहा है। अन्यत्र उपस्थिति का मतलब प्ली ऑफ एलिबाई, दैट इज एस्टॉपेल। और ये क्या है आपका, प्रांग न्याय। प्रांग न्याय यानी रेस जुडिकेटा चले, और ये रजिस्ट्रे। तो हिंदी जो है उसको भी आप करेक्ट करिएगा। मैं सारे विद्यार्थियों को बता रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, यदि उन्हें कहीं भी हिंदी असहज कर रही हो तो इसकी आदत डालने, वो थोड़ा सा हिंदी भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आपके यहाँ 100 नंबर का जो है वो हिंदी लैंग्वेज है, और वहां पे ट्रांसलेशन आता है, तो कुछ लीगल ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे, तो थोड़ा सा यूज टू हो आप। और ये पर्पजली मैं जो है वो हिंदी में सॉल्व करा रहा हूं, आप इनसे यूज टू हो थोड़े से, और इन्हें जानने का प्रयास करें। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन मैं साथ में, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं, ठीक है भैया, कौन सा साक्ष्य में ग्राह्य, विच वन इज नॉट एडमिसिबल इन अ फॉलोइंग, कौन सा है, यदि अपमान लेख पत्राचार का अंग निर्मित करने वाला एक पत्र में है तो संपूर्ण पत्राचार। प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, एक सुसंगत वार्तालाप का एक समकालिक टेप रिकॉर्ड, एक ऐसे साक्षी का साक्ष्य कि मृतक ने उसे क्या कहा था जिसने मात्र एक द्रुत गतिमान वाहन को देखा था परंतु दुर्घटना को नहीं। बोलो यार, कौन सा हो जाएगा। अभी देखो, इस पे हम लोग समझ लेते हैं पहले 1 by 1। कह रहा है कि प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, प्रहार यानी असॉल्ट हो गया है उसके साथ, और उसके उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, किसके द्वारा बोले जा रहे हैं, दर्शक द्वारा। बोलो, तो ये, और दूसरा जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अभी आपने
आर्यन मलकानी का केस पड़ा हुआ है। किसका केस पड़ा हुआ है? बोलो। नहीं हुआ है? पढ़ा है आप लोगों ने आर्यन मलकानी का केस? तो ये बात तो रेलिवेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा कि साक्षी का साक्ष्य की मृतक ने उससे क्या कहा था, उसने मात्र एक द्रुत गतिमान वाहन को देखा था परंतु दुर्घटना को नहीं देखा था। तो ये बात तो रेजिस्टे में आ जाएगी ना। और ये केस भी है आपकी आर वर्सेस फोस्टर, आर वर्सेस लेस्टर भी है, आर वर्सेस फोस्टर भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आर वर्सेस फोस्टर है। लेस्टर वाली केस याद आ रही है आपको? आर वर्सेस लेस्टर, जिसमें वो हॉर्स कॉर्ट पे जाता है, पुलिस ऑफिसर चाय पीने चला जाता है और वो हॉर्स कॉर्ट के ओनर से कन्फेस कर लेता है। ठीक है ना, बात बता देता है। ठीक है भैया। तो यहां पे जो है प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द। चलो देखो, यदि अपमान लेख पत्राचार का अंग निर्मित करने वाला एक पत्र में है तो संपूर्ण पत्राचार। ठीक है, यह बात रेलेवेंट है या नहीं है? नहीं, वाई? जैसे जानते हो, सुनो, मैं आपके साथ पत्राचार करता हूं, समझ लो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, पेनपाल कर रहा हूं, पत्राचार कर रहा हूं, और उसमें से कोई एक लेटर जो है वो डिफेमेटरी है। क्या है? डिफॉमेटरी है। तो उस ट्रांजैक्शन के जितने भी लेटर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट हो जाएंगे। मैंने आपसे ये बताया था, बात समझ रहे ना? तो उस पत्राचार से उस विषय के संबंध में जितने भी लेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? तो यहां पे ये बात रेलेवेंट हो जाएगी। प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए, दर्शक के द्वारा बोले गए। किसके द्वारा बोला जा रहा है? दर्शक के द्वारा। और ये असॉल्ट होने के कब हुआ है, कितनी देर बाद हुआ है, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड है यहां पे? नहीं है। शो शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर, ये बात होना चाहिए तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। बोलो भैया। तो यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। देखो बेटा, मैं आपसे बता दूं कि कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर को निकालना होता है। क्या करना होता है? ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर को निकालना होता है। अब यही आपका आर्ट आना है। ये यदि आप क्वेश्चन करोगे तो यही आर्ट आएगी आप में। ठीक है, एग्जैक्टली कमीशन का इंटेंशन क्या है, किस चीज को जानना चाहता है। ठीक है। अब कभी कभी इसी में ज्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन गलत भी होता है। चले आगे। आप पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग है। इनमें से कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं? विच फैक्ट्स आर रेलेवेंट? ठीक है। इफ ए ने बी को क्या किया हुआ है? पीट कर, बाय बीटिंग, कॉज डेथ बाय बीटिंग। तो यहां पे ए ने बी को जो कुछ कहा हो, पीटने के समय आ या वा के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, पीटने के थोड़े समय पश्चात आ ने पास खड़े व्यक्तियों से जो कुछ कहा था, उपर्युक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जरा देखिए, यहां पे जो बात आपसे पूछा गया है वो क्या कहा है, ये जरा तो देखें आप। ये क्या कह रहा है आपसे? ए पर बी को पीट कर उसकी हत्या, यानी ए जो है, बोलो, ए ने बी को क्या किया हुआ है? पीटा हुआ है। ए ने बी को मारा है, पीट करके मारा हुआ है, बाय बीटिंग, कॉज द डेथ। चलो, कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे यहां पे? आ ने बा को जो कुछ कहा हो, यानी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, यानी कमीशन ऑफ फायर ऑफेंस, ए ने बी के साथ जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है एट दिस मोमेंट, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? रेलेवेंट होगा। जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है। तो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये हो गया पहला फैक्ट जो है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये होगा। पीटने के समय, कब? कमीशन, जिस समय ऑफेंस हो रहा है। आ या वा के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, बोलो भैया। यहां पे जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, किसके समय? पीटने के समय। पीटने के, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। यहां पे क्या कह रहा है? पीटने के समय। मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपका इवेंट्स है, यहां पे पीटा जा रहा है, इसके शीघ्र पहले या इसके शीघ्र बाद
जो कुछ बोला गया है और कहा गया है वो सारा का सारा पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये इलस्ट्रेशन में बता दिया गया, वहीं से निकाला जाएगा इसको। तो पीटने के समय उसके पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, ये बात रेलिवेंट हो जाएगी, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बनेगा। पीटने के थोड़े समय, देखिए थोड़ा वर्ड यूज हुआ है, शॉर्टली, पश्चात आ ने पास खड़े व्यक्तियों से जो कुछ कहा हो, यानी इस घटना के बाद ए ने जो कुछ कहा है वो भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बन जाएगा। बोलो ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा यहां पे? आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हो जाएगा? चलो बेटा आगे चला जाए। 91, चलिए आप देखो, का एक सशस्त्र विप्लव, ठीक है, वेजिंग वॉर में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, जिसमें प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, फौजों पर आक्रमण किया जा रहा है, अटैक, आर्मी पर्सनल्स पर, जेल खोली जाती है, जेल नहीं है, जेल खोली जाती है, यानी गोल्स को ओपन किया जा रहा है, जो जेल्स हैं उन्हें ओपन किया जा रहा है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर तथ्यों का घटित होना सुसंगत है, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपका? ये साधारण संव्यवहार के भाग है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या क्या हो रहा है जरा देखो। सशस्त्र विप्लव, आर्म्ड रिबेलियन है, ए जो है एक सशस्त्र विप्लव में भाग ले रहा है, यानी आर्म्ड रिबेल में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। ए हैज पार्टिसिपेटेड इन आर्म्ड रिबेलियन, ये आपका इलस्ट्रेशन दिया गया है वहां पे सेक्शन 6 में इलस्ट्रेशन। और फिर क्या कह रहा है कि फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जो ट्रूप्स है उनको क्या किया जा रहा है? अटैक किया जा रहा है, जेलों को तोड़ी जा रही है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और यह जरूरी नहीं कि का उन सभी मामलों में क्या हो? उपस्थित हो। मैंने आपसे क्या कहा? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में आपको क्या देखना है? ऑब्जेक्ट में यूनिटी फाइंड आउट करनी है और प्रॉक्सिमिटी देखनी है। ऑब्जेक्ट क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, और भारत सरकार के विरुद्ध है युद्ध करना, तो जहां जहां पर भी इस ऑब्जेक्ट के लिए आप कार्य कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उसकी जिस एजेंसी पर आप अटैक कर रहे हो, वो क्या माना जाएगा? आपका पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बन जाएगा। यानी आप जेलों को तोड़ रहे हो, थानों को जला रहे हो, जो आर्म्ड पर्सनल है उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, जुडिशरी पर जो है यानी कोर्ट्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये सब क्या है? कि भारत सरकार के खिलाफ आप युद्ध छेड़ रहे हैं आप। बोलो तो ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। और उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के, चाहे वो हैदराबाद में हो रहा हो, चाहे वो यूपी में हो रहा हो, चाहे वो केरला में हो रहा हो, चाहे वो कहीं और हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? आपका पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है और यह कि एक आदमी ने कुछ तथ्य सुना है या कहा है? बोलो यार। तो संव्यवहार का अंग है ये। क्या है? संव्यवहार का तथ्य जो विवादक तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि वो एक ही संव्यवहार के अंग हो। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये रूल निसी नहीं होता है, रेजिस्टे होता है। क्या होता है ये? इट इज नॉट अ रूल निसी, ये ऐसा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पे? डी। ठीक है, 100 तक कर ले हम लोग, 100 तक। का खा की हत्या के लिए विचारण होता है। ठीक है, सुसंगत तथ्य क्या है? रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात करें। खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया है। खा विवाहित था। खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की दी थी। निम्नांकित कूट रचना की सहायता से सही उत्तर बताना है आपको। मिला बेटा? यहां पे आपसे पूछ रहा है कि विच फैक्ट्स आर रेलेवेंट। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट होंगे आपके? ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं? तो सिंपल सी बात है, पहले ये तो समझ लीजिए कि आपसे क्या कह रहा है। का खा की हत्या के लिए विचारण हो रहा है। ठीक है ना? यहां पे जो ट्रायल हो रहा है वो किस बात के लिए हो रहा है? ए का ट्रायल हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? बी के मर्डर के लिए हो रहा है। ठीक है ना? तो इसमें कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, यही चीज फाइंड आउट करनी है। चलो देखा जाए। खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। खा जानता था, यानी बी वॉज नोन अबाउट ए हैज कमिटेड अनदर मर्डर। इसने एक्स की क्या किया है?
किसी और का मर्डर किया हुआ है, और ये बात कौन जान रहा है? बी के पास इस बात का नॉलेज है। अगेन देखिए जरा, खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया, यानी इस बात को जानते हुए बी ने इसको एक्सटॉर्ट किया। क्या किया था? यानी इससे पैसा लिया था, इसने मनी किसको देना पड़ा था, और इसने क्या किया था? एक्सटॉर्शन किया था। बोलो बेटा, एक्सटॉर्ट किया था, मनी को एक्सटॉर्ट किया। और खान ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी। बोलो भैया, कि पैसा नहीं दोगे तो ऐसी स्थिति में ऐसी जानकारी को क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? लोक विदित कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? चलो यार, तो इस बात की जानकारी ये भाई साहब दे रहे हैं। और खा विवाहित था। ये विवाहित होना ना होना ये कोई रेलेवेंसी को बता रहा है? यहां पे नहीं बता रहा है। अब जरा आप बताइए, तो जैसे एक कहावत पढ़े थे ना कि कभी वो देखे थे, एक मूवी में देखे थे, जैसा अब एक मर्डर का कितना होता है, एक मर्डर का जो चार्ज होता है, जो पनिशमेंट होता है, कितना होता है? जैसा आपको फोन किया जा रहा है, तो किसी मूवी में दिखाया गया था, तो उन्होंने बताया कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट, कहा 2 का कितना होता है? तो एक तो ये मर ही चुका है, और दूसरा व्यक्ति ये और बड़ा नटवर लाल है, इन्हीं को एक्सटॉर्ट कर रहा है कि तुम्हारी इस बात को क्या कर देंगे? डिस्क्लोज कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। तो ये इसका मोटिव रहा होगा इसको समाप्त करने का, कि नहीं रहा होगा कि जरा इनको भी समाप्त करो भैया, किनारे लगाओ जरा। बोलो यार, तो ऐसी स्थिति में क्यों मारा होगा ये? तो ये सारे के सारे फैक्ट जो है वो रेलिवेंट है या नहीं? क्यों? क्योंकि ये उसके मोटिव को शो कर रहा है। किसको शो कर रहे हैं? नहीं हो रहा है? इसी का मोटिव रहा होगा कि इनको भी जरा टपकाओ यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है? तो ये कौन से फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे आपका? दिस वन, और कौन सा? ये वाला नहीं होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए आगे चले। चलिए 94 हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों पर यानी क्रिमिनल मैटर्स में या सिविल मैटर्स में, प्रशासनिक अधिकरणों में अधिनियम 1872 के अधीन रजिस्ट्री का सिद्धांत, और केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, दोनों ए तथा बी किस पर लागू हो रहा है? ए एंड बी दोनों पर लागू होंगे। आगे चलिए। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा है? क्या का ने खा को लूटा? वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है भाई? तो कौन सा कथन गलत है यहां पे? खा की जेब में रुपए थे या सुसंगत तथ्य है या नहीं है? पैसा होगा तभी तो लूटे जाओगे, तो ये तो रेलेवेंट है कि पैसा था, नहीं है? और अगेन, खा ने का को रुपए बताए थे, इस बात को डिस्क्लोज किया था आपने, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। बोलो भाई। अगेन, खा ने का के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत है। खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। तो ये कौन सा गलत हो जाएगा? डी वाला ही गलत होगा। ठीक है, आप अपनी सारी जानकारी बांटे फिर रहे हो। बोलो भाई, ऐसी स्थिति में पूरा चांस है आपका, है ना? जितने भी पॉकेट मार होते हैं बहुत, उनका तो एक्सपर्टाइज होता है ना उस मामले में। वो तो आदमी को देख करके, जैसे आप टीचर है या स्टूडेंट है तो आप देख करके पता लगा लेते हैं कि हाँ ये कैलिबर वाला लड़का है, तो वैसे वो भी देख करके ही पता लगा लेते हैं ना कि कौन कितना लेके चल रहा होगा। ये एक्सपर्टाइज है उनका, है ना? तो इसी के आधार पर तो पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसा होगा तभी रॉबरी होगी, इसलिए रेलेवेंट है ये फैक्ट, और इस बात को उसने डिस्क्लोज किया है ना? तो ये भी फैक्ट रेलेवेंट होगा। यहां पे किसी अन्य को बताया तो वो रेलेवेंट नहीं हो रहा, नहीं, ये रेलेवेंट होता है। मेले में जाता है, बोलो भैया, मेले में जाता है। पैसा होना जो है
ये क्या बता रहा है आपका? ये अवसर दे रहा है उसे लूटने का आपको, नहीं है? मेरे पास चेन है, नेकलेस पहन के 9 लाख हार यदि आप बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में तभी तो अवसर मिलेगा उसे लूटने का। तो अपॉर्चुनिटी बना रहा है वो, नहीं हो रहा है। तो यहां पे पैसा होना जो है वो क्या है आपका? पैसा होना ओकेजन है, और जिसके आधार पर वो क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटी बना रहा है लूटने का आपको। क्लियर है नहीं बेटा? तो आप मैरिज पार्टी में गए हो, मैरिज पार्टी क्या है? ओकेजन। मेले में गए हो, ये मेला क्या है? ओकेजन है। और वहां पे वो अवसर बना रहा है कि कहां पे अकेले मिल जाए आप, कहां पे अंधेरा मिल जाए, तो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी। तो ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी में फर्क है। तो ये बात रेलेवेंट होगी कि नहीं होगी आपकी? चलिए, शादी में गए हैं, 2 मिनट के लिए लाइट ही काट दिया है, पूरा जनरेटर खत्म हो गया, उतने में 3 चेन गायब। बॉलीवुड की मूवी में देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं आप? 3 मिनट में विलेन गायब हो जा रहा है, वहीं से उठ जा रहा है, अंदर से लाइट जली तो पता लगा गायब सब। तो ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो लाइट गई है, ये क्या है आपका? ये अपॉर्चुनिटी बनाई गई। क्या किया गया? अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है बेटा, ओकेजन मिलता है। तो जो सेक्शन 7 में ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है वो यही है। ओकेजन आपको मिलता है और अपॉर्चुनिटी आप बनाते हैं। मेला क्या है? ओकेजन है। मैरिज पार्टी क्या है? ओकेजन है। अब उसमें आप अपॉर्चुनिटी बनाते हो कि आप हर समय देखे पड़े हो कि कब ये अकेले मिल जाए। अब एक छोटा सा बच्चा है, आपने उसे डायमंड रिंग बना के रखी हुई, अब वो देख रहे हैं कि कब मौका मिले कि कोई ना हो, यहां से निकाल लिया जाए। तो ये जो बना रहे हो आप, ये अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? 96, आगे चलते हैं। 97, अरे भाई, ओके ठीक है, थोड़ा सा और धीरे हो जाओ। नो, दिस वन, ठीक है। चलिए, प्रश्न यह कि आगे और छोटा, चल, प्रश्न यह कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखित में से किस धारा के अंतर्गत वो चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं ये सुसंगत है? ये क्या बता रहा है बेटा? हर इवेंट्स के पीछे एक इफेक्ट छोड़ करके जाता है आदमी। कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वहां पे क्या छोड़ के जाता है? वो कोई इसका प्रभाव छोड़ के जाता है। हर चीज का जहां पे कॉज हुआ है वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही ना। एवरी एक्शन इट्स इक्वल रिएक्शन। कुछ कार्य करोगे तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा आपको, कुछ कार्य किया तो उसका कुछ प्रभाव भी है। चाकू से मारा है तो घाव बना है, ये प्रभाव है घाव। गोली से मारा है तो गोली से ब्लीडिंग हुई है और ब्लड फैला हुआ है, ये उसका इफेक्ट है या नहीं है? तो मैंने आपसे क्या कहा, यहां पे क्या है आपका कि ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है, तो जिस स्थान पर स्ट्रगल हुआ है वहां पे कुछ फुट स्टेप निकले हुए हैं, नहीं निकले हुए हैं? कुछ स्ट्रगल के साइन है या नहीं है? दैट इज अ इफेक्ट। और इफेक्ट कहां है? कॉज है, इफेक्ट है, ओकेजन है, अपॉर्चुनिटी है। कहां पे है ये? सेक्शन 7 में है, ये रेलेवेंट है। तो 7 में है कहीं पे, तो 7 में आपका रेलेवेंट हो जाएगा। बात समझ पाए आप? सिंपल सी बात है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रेप विक्टिम का, ये क्या शो करता है? उससे कौन सा एविडेंस मिल रहा है? इफेक्ट। क्या आ रहा है वहां पे? इफेक्ट आ रहा है। ब्लड स्टेन जो है वहां पे वो क्या दिखा रहा है आपका? इफेक्ट को दिखाता है, यानी इसलिए रेलेवेंट हो जाता है। जहां पे बम चला है वहां पे वॉल जो है वो आपकी ब्लैक हुई है, ये क्या है? उसका इफेक्ट है। ऑल दिस थिंग्स। और जब आप चलते हो पैर से, ठीक है, तो वो फुट स्टेप्स जो है वो आपके क्या है? इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स है। ताला खोले हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका फिंगर इंप्रेशन भी लग गया है वहां पे। फॉरेंसिक साइंस बता देगा कि बेटा ये इफेक्ट छोड़ के गए हो, है कि नहीं गए आप? हाँ, ये इफेक्ट है वहां का। तो धारा 7। चलो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 क्या है? ये सारे के सारे बारे में बात कर रहा है। ये सीएमपी के बारे में बताता हूं। सीएमपी है या नहीं है? क्या है? कंडक्ट है, मोटिव है, प्रिपरेशन है। और कंडक्ट जो है वो कैसा है आपका? प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, चलिए, ये धारा 8 में सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है। और सेक्शन 100 जो है वो धारा 8 संबंधित है किससे? हेतु से, तैयारी से, पूर्व या पश्चात के आचरण से, साक्ष्य से। किससे संबंधित नहीं है? तो मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है,
और उसमें क्या शामिल नहीं है, साक्ष्य शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है इसे शेयर करिए। मैं पूरा घटना चक्र का जो सीरीज है वो कंप्लीट कराऊंगा हिंदी मीडियम का। और यदि आपको इसमें से कोई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, यदि आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा, वो सेपरेट वीडियो बना करके उसके बारे में आपको दूंगा। थैंक यू।